प्यारे बच्चों, मैं अहमद तंजीम MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज फिर आपके समक्ष कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का अध्याय 10 जो कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव है का भाग 2 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बच्चों, इससे पहले हमने अपने इस अध्याय का भाग 1 देखा है जिसमें हमने मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों के महत्व का एक आइडिया लिया था। साथ ही भाग 1 में ही घरेलू उत्पाद जैसे दही, पनीर, इडली, डोसा आदि इनको बनाने में सूक्ष्म जीवों की भूमिका को डिटेल में देखा था। साथ ही औद्योगिक उत्पाद जैसे अल्कोहली पेय, एंटीबायोटिक्स आदि उनको बनाने में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका है, इसको भी डिटेल में देखा गया था। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भाग 2 में हम वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव क्या भूमिका निभाते हैं इसको डिटेल में देखेंगे। साथ ही भाग 2 में ही हम बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव क्या भूमिका निभाते हैं इसको भी डिटेल में देखेंगे तथा जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा। और भाग 2 के अंत में जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में सूक्ष्म जीव किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं इसको डिटेल में देखा जाएगा। तो बच्चों, आइए आज अपना ये भाग शुरू करते हैं, भाग 2, जिसमें सबसे पहले देखा जाए कि वाहित मल का उपचार सूक्ष्म जीवों के द्वारा कैसे किया जाता है। सबसे पहले वाहित मल क्या होता है। वाहित मल यह नगरों तथा शहरों से जनित व्यर्थ जल की वह मात्रा जो हमारे घरों से निकल रही है, नाली नाले में जा रही है, उसको कहा जाता है। यानी प्रतिदिन नगरों एवं शहरों से जनित व्यर्थ जल की मात्रा को वाहित मल कहते हैं। और इस वाहित मल को सीधे जल स्रोतों में विसर्जित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें हानिकारक सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं जो बीमारी पैदा करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। इसलिए इस वाहित मल को सीधे जल स्रोतों में नहीं डाला जा सकता है और इनको जल स्रोतों में डालने से पूर्व जल स्रोत जैसे नदी, झरने आदि इनमें विसर्जित करने से पूर्व इनका उपचार किया जाता है। और उपचार करने के लिए वाहित मल संयंत्र का प्रयोग किया जाता है ताकि ये प्रदूषण मुक्त हो जाए। बच्चों, यहाँ चित्र में आपको एक वाहित मल उपचार संयंत्र का आकाशीय चित्र दिखाया गया है जिसमें वाहित मल का उपचार किया जाता है और तब इनको जल के स्रोतों जैसे नदी, झरने आदि में मुक्त विसर्जित किया जाता है ताकि प्रदूषण ना हो। बच्चों, आइए अब बात करते हैं कि वाहित मल का उपचार कैसे किया जाता है। वाहित मल का उपचार 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण जिसको प्राथमिक उपचार कहा जाता है या प्राइमरी ट्रीटमेंट। उपचार का यह पद जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, इसमें वाहित मल से बड़े छोटे कण निस्यंदन के द्वारा तथा अवसादन के द्वारा भौतिक रूप से अलग किए जाते हैं। यानी ये एक फिजिकल प्रोसेस है और इनको अलग करने के भी भिन्न भिन्न चरण होते हैं। जैसे प्रथम चरण में जो तैरते हुए कूड़े करकट उनको अनुक्रमित निस्यंदन फिल्ट्रेशन के द्वारा हटा दिया जाता है। फिर द्वितीय चरण में जो शीत बालू काष्म यानी ग्रिट मिट्टी तथा छोटी कंकड़ियां जो उसमें पाई जा रही हैं उनको अवसादन यानी सेडिमेंटेशन के द्वारा निष्कासित किया जाता है। बच्चों, यहाँ पर इस टैंक में ठोस के कण जो नीचे बैठ गए उनको प्राथमिक आमंक यानी प्राइमरी स्लज कहा जाता है। यानी ठोस के कण जो नीचे बैठ गए हैं वो प्राथमिक आमंक का निर्माण करते हैं। साथ ही जो प्लावी है सुपरनेटेंट जो ऊपर तरल तैर रहा है, सुपरनेटेंट वह बहिस्राव का निर्माण करता है, उसको बहिस्राव कहा जाता है। और अब इस बहिस्राव को आगे भेजा जाएगा ताकि इसका द्वितीयक उपचार किया जा सके। अब आइए बात करते हैं
द्वितीयक उपचार की, जिसको जीव विज्ञानी उपचार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाएगा। बहिस्राव, प्राथमिक उपचार के बाद बहिस्राव को प्राथमिक निस्सादन टैंक, प्राइमरी सेटलमेंट टैंक, जहां प्राथमिक उपचार किया गया था, वहां से इनको अब बड़े वायुवीय टैंक यानी एरेशन टैंक में द्वितीयक उपचार के लिए लाया जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है एरेशन टैंक, वायुवीय टैंक, चूंकि इसमें वायु पंप की जाएगी। तो बड़े वायुवीय टैंकों में प्राथमिक बहिस्राव, प्राइमरी एफ्लुएंट को लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है और साथ ही इसमें वायु पंप की जाती है। क्यों वायु पंप की जाती है? ताकि लाभदायक वायुवीय सूक्ष्म जीव, जो एरोबिक सूक्ष्म जीव हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, वे प्रबल सशक्त वृद्धि करें और ये वृद्धि करके उर्वरक का निर्माण कर सकें। उर्वरक फ्लॉक, फ्लॉक कवकी तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं की जाली जैसी संरचना का एक झुंड है, जो इनकी सशक्त एवं प्रबल वृद्धि के कारण बनता है। वृद्धि के दौरान ये जो फ्लॉक है, इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव है, ये बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का पाचन कर देते हैं और इनके प्रमुख भागों की खपत कर देते हैं। इस प्रकार बहिस्राव का बीओडी घट जाता। बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो वाहित मल का बीओडी घटने तक उसका उपचार किया जाता है। अब सवाल यह है कि बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? आइए इसको भी देख लेते हैं। बीओडी उस ऑक्सीजन की मात्रा को संदर्भित करता है, यानी उस ऑक्सीजन की मात्रा को कहा जाएगा जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर देता। यानी 1 लीटर जल में जो कार्बनिक पदार्थ हैं, इनको ऑक्सीजन की मात्रा से ऑक्सीकृत करना बीओडी कहलाता। जल के एक नमूने में सूक्ष्म जीवों के द्वारा ऑक्सीजन के उद्ग्रहण की दर का मापन बीओडी परीक्षण से किया जाता, और यदि जल का बीओडी अधिक होगा तो इसकी प्रदूषण क्षमता भी अधिक होगी। तो बच्चों, वाहित मल का बीओडी घटने तक इसका उपचार किया जाता है। बहिस्राव का बीओडी घटने पर अब उसे निस्सादन टैंक में भेज देते हैं, यानी सेटलिंग टैंक में, जहां पर जो जीवाणुओं का झुंड था, जिसको फ्लॉक कहा गया था, उसको अवसाद यानी सेडिमेंट में बदल दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। और यह अवसाद जो सेडिमेंट है, इसको सक्रियत आपंक यानी एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है, और इसमें बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया मौजूद हैं। सक्रियत आपंक यानी एक्टिवेटेड स्लज जो अवसाद बन चुका है, इसके छोटे से भाग को फिर से वायुवीय टैंक, जो एरेशन टैंक है, उसमें पंप किया जाता है, जहां यह निवेश द्रव यानी इनोकुलम की तरह से कार्य करता है। क्यों? क्योंकि अभी भी इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया हैं। सक्रियत आपंक यानी एक्टिवेटेड स्लज का जो अधिकतर बचा खुचा भाग बड़े टैंक में पंप किया जाता है, जिसे अवायवीय आपंक संपाचित्र एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। और यहाँ पर जीवाणुओं की अन्य किस्में जो अवायवीय जीवाणु हैं, अवायु यानी एनारोबिक रूप से वृद्धि करती हैं और आपंक में उपस्थित जीवाणुओं तथा कवकों का पाचन कर देती हैं। इनके पाचन के दौरान गैसों का मिश्रण, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, तो गैसों का मिश्रण उत्पन्न होता है, जिससे बायोगैस का निर्माण होता है, और ये बायोगैस ऊर्जा के रूप में प्रयोग की जाती है। द्वितीयक उपचार प्लांट से बहिस्राव यानी एफ्लुएंट को सामान्यतः जल के प्राकृतिक स्रोतों जैसे नदी, झरनों आदि में छोड़ दिया जाता है। अब इससे प्रदूषण नहीं होगा। संसार के लगभग समस्त भागों में अब इस कार्य प्रणाली का प्रयोग होता जा रहा है, और आज तक मनुष्य द्वारा तैयार की गई कोई भी प्रौद्योगिकी वाहित मल के सूक्ष्मजीवी उपचार के सामने नहीं टिक पाई। तो बच्चों, ये जो वाहित मल है,
ये हमारे शहरों से बन रहा है, शहरीकरण के कारण बनता है। शहरीकरण के कारण वाहित मल की मात्रा बहुत अधिक हो रही है और इसे जल में छोड़ने से जल जनित रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, साथ में प्रदूषण भी हो रहा है। तो इसीलिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने हमारे देश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान तथा यमुना एक्शन प्लान जैसी योजनाओं का सूत्रपात किया है। और इन योजनाओं में क्या होगा, इन योजनाओं के अंतर्गत बड़ी संख्या में नए वाहित मल उपचार संयंत्र बनाए जाएंगे। इनको बनाने का प्रस्ताव है ताकि केवल उपचारित वाहित मल को ही नदियों में छोड़ा जा सके, जिससे प्रदूषण से तथा रोगों से, जो होने वाले रोग हैं, उनसे बचा जा सके। तो बच्चों, ये वाहित मल में सूक्ष्म जीवों का महत्व। अब आइए बात करते हैं बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। बायोगैस क्या है? बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है जो सूक्ष्मजीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। कौन सी गैसों का मिश्रण? जिसमें मीथेन मुख्य रूप से शामिल है। तो ये सूक्ष्मजीवी सक्रियता के द्वारा उत्पन्न होती है और जो गैसें उत्पन्न होती हैं वे सूक्ष्म जीवों के द्वारा खपत किए गए कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करती हैं। जैसे यदि गीले आटे का किण्वन, पनीर निर्माण तथा पेयों का उत्पादन किया जाएगा तो ऐसे में CO2 गैस ही मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। परंतु यदि सेल्यूलोजीय पदार्थ इनका अवायवीय बैक्टीरियाओं के द्वारा किण्वन कराया जाए तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ साथ बड़ी मात्रा में मीथेन भी उत्पन्न होती है। और सामूहिक रूप से जो सूक्ष्म जीव, जो जीवाणु इन गैसों का उत्पादन कर रहे हैं उनको मिथेनोजेंस कहा जाता है। और इन मिथेनोजेंस में जो सबसे प्रमुख मिथेनोजन है वह है मिथेनोबैक्टीरियम। यानी मिथेनोजेंस में सामान्य जीवाणु मिथेनोबैक्टीरियम है और सामान्यतः यह अवायवीय गाढ़े कीचड़ तथा पशुओं के रूमेन, जो कि आमाशय का भाग है, इसमें पाया जाता है। रूमेन में, जो पशुओं के रूमेन हैं, जो घास खाने वाले पशु, इनके रूमेन में सेल्यूलोजीय पदार्थों की बड़ी मात्रा उपलब्ध रहती है, जिससे ये जीवाणु सेल्यूलोज को तोड़ने में सहायक होते हैं और पशुओं के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पशुओं के मल में, जिसे गोबर कहा जाता है, इसमें भी सेल्यूलोजी व्युत्पन्न पाए जाते हैं तथा साथ ही मिथेनोजिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए गोबर का प्रयोग बायोगैस बनाने में किया जाता है और बायोगैस को गोबर गैस भी कहा जाता है। यहाँ पर बच्चों इक्वेशन के द्वारा दिखाया भी गया है कि मिथेनोजेंस ये गोबर से बायोगैस या गोबर गैस का निर्माण कर रहे हैं और ये मिथेनोजन अवायवीय गाढ़े कीचड़ तथा पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। बच्चों, आइए अब बात करते हैं उस संयंत्र की जहां पर बायोगैस का निर्माण किया जाएगा। तो बायोगैस संयंत्र, जो कि चित्र में दिखाया भी गया है, बायोगैस संयंत्र यह 10 से 15 फीट गहरा एक टैंक होता है। ये टैंक 10 से 15 फीट गहरा एक टैंक होता है जिसमें अपशिष्ट तथा गोबर की करदम यानी स्लरी गोबर में थोड़ा सा पानी मिला करके उसको सेमी सॉलिड बना दिया जाएगा। इसको स्लरी कहा जाता है। तो इस टैंक में अपशिष्ट तथा गोबर की करदम, इसको भरा जाता है और करदम के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा जाता है। ये है वो सचल ढक्कन जो गैस के निर्माण से ढक्कन ऊपर उठेगा। तो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनेगी जिससे ढक्कन ऊपर उठता है। साथ ही संयंत्र में एक निकास होता है जो पाइप से जुड़ा होता है। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं एक निकास जो पाइप से जुड़ा होता है और इसी पाइप की सहायता से बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। इसके साथ दूसरे निकास द्वार से उपयोग की गई करदम बाहर निकाली जाती है। ये दूसरा निकास द्वार जिससे करदम बाहर निकाली जाएगी और अब इस उपयोग की गई करदम से उर्वरक का कार्य लिया जाएगा।
बच्चों, गोबर चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को पाला जाता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर अधिक मात्रा में मिलता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन बायोगैस संयंत्रों को अधिक बनाया जाता। उत्पन्न बायोगैस का प्रयोग खाना बनाने तथा प्रकाश पैदा करने में किया जाता है। बच्चों, भारत की यदि बात किया जाए तो भारत में बायोगैस उत्पादन की जो प्रौद्योगिकी है, इसका विकास भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ है। और इनके प्रयासों से बायोगैस संयंत्र गांव में बनाए जाते हैं, जिनसे बायोगैस का उत्पादन होता है, जो कि खाना बनाने तथा प्रकाश पैदा करने में प्रयोग की जाती है। बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव यानी माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। बच्चों, पादप रोगों तथा पीड़कों पेस्ट, इनके नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण कहलाता है। और आधुनिक समाज में यह समस्याएं रासायनों, कीटनाशकों, इंसेक्टिसाइड्स जो इन पीड़कों का नाश करती हैं, पीड़कनाशियों के बढ़ते हुए प्रयोगों से नियंत्रित की जाती है। परंतु ये रसायन जीव जंतुओं के लिए विषैले एवं हानिकारक होते हैं, साथ ही यह पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं। ये रसायन फलों, सब्जियों और फसलों पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जैसे खरपतवार नाशी यानी वीडीसाइड्स, जो कि जिनका प्रयोग खरपतवार वीड्स इनको हटाने के लिए किया जाता है, यह हमारी मृदा को प्रदूषित करते हैं। तो ये रसायन हानिकारक हैं। पीड़क तथा रोगों का जैव नियंत्रण। अब आइए जैव नियंत्रण की बात करते हैं। कृषि में पीड़क जो पेस्ट जो रोग पैदा कर रहे हैं, पीड़कों के नियंत्रण की यह विधि रसायनों के प्रयोग की तुलना में प्राकृतिक भक्षण यानी नेचुरल प्रेडेशन पर आधारित होती है। चूंकि जैव विविधता ही स्वास्थ्य की कुंजी है, जितना अधिक जैव विविधता होगी लैंडस्केप में उतना ही अधिक स्थायित्व होगा। इसीलिए कृषक एक तंत्र को विकसित करने के लिए कार्य करता है, जिस तंत्र में कीट उन्मीलित ना हो, यानी कीट जो ये पीड़क हैं इनको उन्मीलित ना किया जाए, इरेडिकेट ना किया जाए, समाप्त ना किया जाए, बल्कि वे नियंत्रणीय स्तर यानी मैनेजेबल लेवल पर पारिस्थितिक तंत्र के भीतर संतुलन एवं जांच के जटिल तंत्र के निर्माण में सहायक हो। यानी कृषक एक ऐसे तंत्र का विकास कर रहा है जिसमें ये कीट इरेडिकेट यानी उन्मीलित ना हो, बल्कि इनका नियंत्रण किया जाए, ये प्रकृति में रहें और ये पारिस्थितिक तंत्र के भीतर एक संतुलन एवं जांच के जटिल तंत्र के निर्माण में सहायक। परंपरागत फार्मिंग प्रैक्टिस, जो अभी तक की फार्मिंग प्रैक्टिस है जो परंपरागत है, इसमें लाभप्रद एवं हानिप्रद बागबानी जीवों को रसायन के प्रयोग के द्वारा मार दिया जाता है। जैव नियंत्रण एक प्रकार का दृष्टिकोण है जिसमें करोड़ों जीवों, कौन से जीव? खेत प्राणी जात यानी फौना, पेड़ पौधे यानी फ्लोरा, तो जिसमें करोड़ों जीवों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं के जाल की व्याख्या का विकास होता है। एक समझ पैदा होती है, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें फौना तथा फ्लोरा इनके मध्य जो भी क्रियाएं हैं, जो उसका जाल है, क्रियाओं का आपस के जो इंटरेक्शंस है, उसकी समझ पैदा होती है। और कृषक में एक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है कि पीड़कों का उन्मूलन अवांछनीय है, यानी पीड़कों को समाप्त नहीं किया जाना है। क्यों? क्योंकि इनके बिना लाभप्रद परभक्षी तथा परजीवी जो प्रीडेटर्स हैं और पैरासाइट्स हैं, वे जीवित नहीं रह पाएंगे, जो इन पर अपने पोषण अथवा भोजन के लिए आश्रित हैं। इस प्रकार जैव नियंत्रण विधि से विषाक्त रासायन तथा पीड़कनाशियों,
पर हमारी आश्रितता काफ़ी हद तक घट जाती है। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसमें जैव नियंत्रण हमें परभक्षी तथा पीड़कों के जीवन चक्र, आहार ग्रहण करने की विधि तथा वास स्थल से परिचित कराते हैं, जिससे जैव नियंत्रण के उचित साधन विकसित हो जाते हैं। बच्चों आइए जैव नियंत्रण के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैव नियंत्रण का महत्व समझ लिया गया, अब उदाहरण भी देखा जाए। जैसे लाल तथा काली धारियों वाले बीटल, जिसको लेडी बर्ड कहा जाता है, भृंग तथा व्याध पतंग, ड्रैगन फ्लाई, क्रमशः एफिडों तथा मच्छरों से छुटकारा दिलाने में अत्यंत ही लाभदायक होते हैं। बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी, इसका प्रयोग बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है, बटरफ्लाई के लार्वा को मारने में किया जाता है। इस बैक्टीरिया के शुष्क जीवाणु, जिनको स्पोर कहा जाता है, ये स्पोर सुगंधित थैली के रूप में उपलब्ध रहते हैं, जिन्हें पानी में मिला दिया जाता है और इस मिश्रण से दोषपूर्ण पौधे जैसे सरसों के समूह हो गए या और कोई दोषपूर्ण फल एवं वृक्ष है, उन पर छिड़काव किया जाता है, जिससे लार्वा मर जाते हैं और रोग नहीं होता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी की विधियों से वैज्ञानिक बैसिलस थुरिंजिएंसिस टॉक्सिन जीन, जो जीन इस बैक्टीरिया में है जो ये टॉक्सिन बना रही है, इस जीन को पादपों में पहुंचा सकें और ऐसे पादप पीड़क द्वारा किए गए आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, जैसे बीटी कॉटन। इसके बारे में बच्चों आप बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। एक अन्य उदाहरण ट्राइकोडर्मा, जो कि एक कवक है, इसका उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। यह एक प्रभावशाली जैव नियंत्रण कारक है। बैक्यूलोवायरसिस, जो कि न्यूक्लियो पॉलीहिड्रोसिस जीनस से संबंधित है। यह ऐसे रोगजनक हैं जो कीटों तथा संधिपादों यानी आर्थ्रोपोडा पर हमला करते हैं और यह संकरे स्पेक्ट्रम कीटनाशी उपचारों के लिए अति उत्तम माने जाते हैं। ये पादपों, स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों तथा लक्ष्यविहीन कीटों पर किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं डालते। बच्चों इसके बाद बात करते हैं जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और जैव उर्वरकों का मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। लेग्यूमिनस पादप इनकी जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं, गांठ पाई जाती हैं और इस गांठ का निर्माण राइजोबियम नामक जीवाणु के द्वारा होता है। यह जीवाणु पौधे से सहजीवी संबंध बनाता है, जिसमें यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन करता है और फिक्सेशन करके उसे कार्बनिक रूप में परिवर्तित कर देता है, जिसे पौधे पोषकों के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। इसी प्रकार अन्य जीवाणु जैसे एजोस्पाइरिलम तथा एजोबैक्टर ये मृदा में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, फ्री लिविंग मुक्त अवस्था में, और यह भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिसे पौधे पोषकों के रूप में अवशोषित करते हैं। बच्चों एक और उदाहरण माइकोराइजा जो उच्च पादपों की जड़ों के साथ कवक का एक सहजीवी संबंध है, इसको माइकोराइजा कहा जाता है। जीनस ग्लोमस के कई कवक जो जीनस ग्लोमस में आते हैं ये माइकोराइजा बनाते हैं और इस संबंध में जो कवक सहजीवी है वह पौधों के लिए फॉस्फेट अवशोषित करते हैं। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्म जीव है जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में पाए जाते हैं। इनमें बहुत से जीव
वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, जैसे एनाबियना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया आदि। और धान की खेती में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण उर्वरक की भूमिका भी निभाते हैं। नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, यह भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं, जिससे उसकी उर्वरता बढ़ जाती है और रासायनिक उर्वरकों पर आश्रितता भी कम हो जाती है। तो बच्चों, ये सूक्ष्मजीवों का महत्व था। यहाँ पर हमारा ये भाग और ये अध्याय समाप्त हो रहा है। अंत में मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, अभ्यास कार्य दे रहा हूँ। आप इन प्रश्नों को देखिए और इसको कीजिए। अगर आप इसको कर पाते हैं, इसका मतलब आपको ये भाग, ये अध्याय समझ में आ गया है। और अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप एक बार पुनः इस वीडियो को देखिएगा। आइए प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न, वाहित मल से आप क्या समझते हैं? बच्चों, वीडियो में बताया भी गया है वाहित मल क्या होता है। तो वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है? तो आपको इस सवाल का जवाब देना है। अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो आप पुनः वीडियो को देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप जवाब दे लेंगे। दूसरा प्रश्न, हानिप्रद जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के नियंत्रण में किस प्रकार सूक्ष्मजीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? इसको भी बच्चों हमने डिटेल में देखा है। तीसरा, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? तो बच्चों, आप इन अभ्यास कार्यों को कीजिए और अगर आप इसको नहीं कर पाएंगे तो आप पुनः इस वीडियो को एक बार देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालों को कर लेंगे। और अगर आप इनको नहीं कर पाते हैं तो आप पुनः वीडियो को देखिएगा। ओके, धन्यवाद।